الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी है। मैं आज का आपका मॉडरेटर। डायबिटीज़ का हमारा ये कोर्स 6 माह का आज 18वां मॉड्यूल है। इंशाल्लाह अगले महीने अक्टूबर में ये इख्तिताम पज़ीर होगा। तो इसके जैसे आपको पता है कि हमारे फॉर्मेट जो है वो लेक्चर यहाँ पे होगा, लेकिन ये चूँकि हाइब्रिड मॉडल है तो जूम के ऊपर भी बेशुमार हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शामिल होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स एंड पे होंगे। और ट्राई करें कि जो स्पीकर हैं वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी, हमारे दूसरे पैनल ऑफ एक्सपर्ट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर वो भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं और बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी से उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, डॉक्टर अरशद शहूद साहब। आज के स्पीकर का तारुफ करवाने से पहले मैं छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए कि वो सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटेशन ही नहीं देते हैं, नॉलेज ही नहीं बांटते हैं, बल्कि नॉलेज घोल के पिलाते हैं। और अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो वो आपके जहनों में अपना इल्म जो है वो एम्बेड करते हैं, जो कि कभी फिर मिटता नहीं है। तो वी हैव गॉट an excellent presenter from Gulab Devi Teaching Hospital. He is Professor Dr. Zahir Akhtar, and he will be talking on hypoglycemia, how much low is too low, from pseudo hypo to real hypo. Dr. Zahir Akhtar, please welcome. इसका जूम यहीं पे फिक्स है, बैठ के बात हो सकती है। लगा दें और हैं चेयर लगवा लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम की
ईमान के बाद चंद बड़ी नेमतों में से जो एक नेमत है ना जी, वो अच्छे दोस्त हैं। और हमें पीएफपी की सूरत में तारक मियां साहब के साथ जो बाकी टीम मिली हुई है ना, फैमिली फिजिशियन की शक्ल में, और सच्ची बताऊं कि मैं हमेशा से इस बात का मोतरफ रहा हूं कि फैमिली फिजिशियन है जो किसी तरीके से भी कंसल्टेंट से या प्रोफेसर से कम कम्युनिटी की सर्विस नहीं कर रहे। मैंने लफ्ज जानबूझ कर रोक लिया कि उनसे ज्यादा कर रहे हैं अदब में, वरना सच्ची बात है कि कम नहीं कर रहे किसी भी तरीके से। और मुझसे आज भी अगर मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने किसी स्पेशलिटी में जाना है, और अपने बेटे के लिए भी मैंने कहा था कि अगर मुझे ओपन हो तो आई वुड लव, और मुझे दोबारा मौका मिले मैं क्या बनूं, तो मैं फैमिली फिजिशियन बनना पसंद करूँ ऑनेस्टली। और यह है कि फिर आप लोगों के साथ मोहब्बतों के साथ मिलना, और ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आज हम जी बात करना दूसरी ये है कि मुझे 2-3 दिन पहले मियाँ साहब ने कहा, मेरी एक्चुअली अगली दफा बारी थी हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर नेक्स्ट वीक में, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जिन साहब की आज थी वो एकदम कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो रज़ीक साहब जब भी ऐसा मसला होता है फिर हम आपको ही कहते हैं। मैं कहा सर भाई प्लेयर, लेक्चर तो हमेशा तैयारी पड़े होते हैं, थोड़ी बहुत ही कांट छांट करनी होती है, तो इस दफा फिर मेरी बारी आई है। मोहब्बत से जरा दुरूद शरीफ एक दफा। अप्रोच टू द हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक्स एंड नॉन डायबिटिक्स। स्टार साहब, ये एक सवाल आपके लिए कि शुगर लो हो गई है, तो जवाब और हल ये है कि खंड खवा दो या जूस पिला दो। इसके अलावा भी कोई हाइपोग्लाइसीमिया है या नहीं? स्टार साहब कितने ने? स्टार साहब आप पीछे जाके बैठ गए। वेरी गुड। क्या होता है बड़ा सूडो हाइपोग्लाइसीमिया? एक पेशेंट का फर्ज किया 140-150 है, तो ऑल ऑफ ए सडन इट कम्स टू 110 ड्यू टू एनी रीजन, तो उसके सिम्टम भी ज़ाहिर हो जाते हैं, अगर जो विद इन नॉर्मल रेंज होता है उसको। तो ये मेरे साथ भी होता रहा है। तो मैंने जब मैं खाने के लिए कुछ उसको खाता था तो फौरन ठीक हो जाता है। तो मेरा तो यही कंसेप्ट है। आप पता उसको सूडो हाइपोग्लाइसीमिया ये नहीं होता, एक्चुअली उसका थ्रेशोल्ड है वो सेट हुआ होता है जिसको नॉर्मल समझ रहा होता है 150 पे सोच पास से, और उनकी जब आप आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करते हैं उनको सिम्टम आते हैं शुरू शुरू में, लेकिन उसके लिए हम टारगेट 150 नहीं कहेंगे, टारगेट उसका वही होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक हो जाएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, ये आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, व्हाट आर इट्स कॉजेस, स्पेशली द 7 ग्रुप्स, इंसुलिनोमा, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, कब आपने शक करना क्या उसकी है, classification of hypoglycemia, what is dead in bed, particularly with the reference to the hypoglycemia, dead in bed, what is pseudo hypoglycemia, what is autonomic versus glycopenic symptoms of the hypoglycemia, and what is the gold score in hypoglycemia, what is the 72 hours protocol in hypoglycemia, and what is the role of thiamine and somatostatin in the hypoglycemia। ये हम इन पे आज हम बात करने जा रहे हैं। इनमें से अभी तक एज ए प्री टेस्ट के तौर पे देखें, ये कोई 10 क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें से कितनों का जवाब हमें पूरा तसल्ली के साथ पता है, और जब लेक्चर के बाद फिर हम फिर से इन 10 सवालों को दोहराएंगे तो फिर हमें कितना किसका जवाब आ गया खुद इस वक्त देने के काबिल हो गए हैं। अगर हम 50% से ज्यादा 50% नॉलेज को रिप्रोड्यूस कर सके उसी वक्त आफ्टर द 30 मिनट और 40 मिनट, इट मीन्स के लेक्चर्स का हक अदा हुआ किसी हद तक। हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली डिफाइंड लेस देन 50 और 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। किताबें जो आजकल लिखती हैं लेस देन 50, और कहते हैं जो आपकी फास्टिंग है ना वो 60 और 100 के दरमियान होनी चाहिए। 61 भी फास्टिंग ठीक है, लेकिन जनरली हमारी पॉपुलेशन 70 से नीचे पे सिम्टम्स फील करना शुरू कर देती है। जितने भी मेटाबॉलिक रीडिंग्स है ना, मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं, वो थोड़े से हमारे डिफरेंट है कॉकेशियन से, गोरों के साथ। इसमें कोई जेनेटिक का डिफरेंस कह लें, इसमें कोई डाइट का डिफरेंस कह लें, या इसमें कोई डिफरेंस कह लें, तो हमारे थोड़े से डिफरेंट है। लेकिन बाय डेफिनेशन जो गोरों की किताब कहती है कि वो 50 से अगर कम हो तो दैट वुड बी द हाइपोग्लाइसीमिया। एंड
Generally, 7% of the people arriving the emergency department of any city, usually because of the hypoglycemia, 7%. पैथोफिजियोलॉजी हमारी बॉडी में होती क्या है कि जब हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो ना किसी भी वजह से, फास्टिंग या फर्ज करें जोहर के बाद और असर के बाद हमें क्या होना शुरू हो जाता है, शुगर लो होने की वजह से सबसे पहले हमारी इंसुलिन सिक्रीशन कम होती है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ग्लूकागॉन जो कि पैंक्रियाज ही सेक्रीट करता है अल्फा सेल्स, इंसुलिन सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन रिलीज होता है और एपिनेफ्रीन फ्रॉम योर मेडल्ला, ये जो होता है आपका एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ये दोनों हार्मोन जो हैं एपिनेफ्रीन और ग्लूकागॉन, वो हेपेटिक ग्लूकोज जो उसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है इसको जला के ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना शुरू कर देती है। और ये हमारे पास जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है वो तकरीबन 1 से 2 दिन का 24 से 48 घंटे का स्टोरेज है। अगर हम 2 दिन तक भी ना खाएं तो नॉर्मल बंदे की शुगर 0 नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोजन स्टोरेज। अगर फिर भी खाने को ना मिले, कहत वाली आफात है और कहीं सहरा में फंस गए हैं, तो 2 दिन के बाद फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के हमारे जो सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, वो बर्न आउट होने शुरू हो जाते हैं और वो 7 से 10 दिन तक चलते हैं। लिहाजा एक फिट आदमी जिसका लिवर ठीक है, जिसका हार्मोनल सिस्टम ठीक है, वो कुछ भी ना खाए तो 5 से 7 दिन ग्लूकोज की कमी की वजह से उसको मरना नहीं चाहिए। क्या कहा जी? ग्लूकोज की कमी की वजह से उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर एक लिवर आपका तगड़ा है, लिवर आपका ठीक है, पैंक्रियाज के साथ साथ लिवर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हमारी बॉडी में जो 12 बड़े हार्मोन है उनमें से एक हार्मोन है सिर्फ जो शुगर लो करता है, दैट इज द इंसुलिन। बाकी 11 के 11 हार्मोन कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली सारे शुगर को बढ़ाने में लगे हुए। लिहाजा जब भी जिक्र होगा कि एक तरफ 1 और दूसरी तरफ 11, तो आपने आजकल के सियासी हालात नहीं समझने, आपने ये समझना कि इंसुलिन वर्सेस नॉन इंसुलिन हार्मोन की बात हो रही है। ये हक पे एक है, नहीं ये बात नहीं है। बात ये है कि वो डिपेंड ये करता है कि किस वक्त किस चीज की जरूरत है। हम ये शुगर को, चीनी को, गुड़ को, शक्कर को बुरा समझते हैं, डायबिटीज के लोग हैं ना जी, लेकिन जब किसी की जान पे बनी हुई और जान बलब हो रहा हो, जान बलब बेसिकली, ठीक है ना, और उसकी शुगर लो हो जाए तो उसी वक्त ही आपको चीनी के कुछ 10 दाने कहे ना कि 10,000 दे देने में, तो आप लेने को तैयार हो जाएंगे, बिकॉज उस वक्त वो आपके लिए त्रियाक है। लिहाजा जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है उसका जो इस्तेमाल होता है ना, वही साहिब और मुनासिब होता है और वही ठीक होता है। और ज़िमनन बात करने जा रहा हूं कि इल्म भी उसी को कहते हैं कि जिस वक्त जिस चीज का हुक्म है, अल्लाह की तरफ से अमर है, उसका जानना और वो करना, किसको इल्म कहते हैं? हाल के अमर को जानने का नाम इल्म है। इल्म सिंपल कहते हैं जानना नहीं, इस वक्त मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है, वो इल्म है। इसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि मगरिब का वक्त निकल रहा है और आप कुरान पाक शुरू कर दे पढ़ना, रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਜਵੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये इल्म के अगेंस्ट है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो वही चीज आपके अगेंस्ट हो जाएगी। लिहाजा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना आइंस्टाइन की, वो हमें यही एक्सप्लेन करती है कि किस वक्त किस चीज को आप कैसे देखते हैं और कैसे अमल करते हैं। और अच्छा टीचर जो होता है ना, वो बड़ी चीजें को, बातों को आसानी से समझाता है। अभी मैं, ये हमारा स्टूडेंट हमारे पास बैठा है एक फाइनल ईयर का, इसको बता रहा था कि जी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता मुझे समझ नहीं आती। मैंने कहा कि एक चीज जो है ना, एक चीज एक बंदे के लिए कुछ हो सकती है, दूसरे के लिए कुछ हो सकती है, और एक ही चीज एक वक्त में एक ही बंदे के लिए वो छोटी हो सकती है और वही बड़ी हो सकती है। कहते सर गलत समझ नहीं आई। मैं कह दिया फर्ज करें 3 घंटे का टाइम है और आप अपने किसी महबूब शख्सियत के पास, जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है, शेख समझ लें, दोस्त समझ लें, पीर समझ लें या गर्लफ्रेंड समझ लें, नाउज़ुबिल्लाह, उसके पास बैठे हैं, तो आपको 3 घंटे कितने लगेंगे? कहता सर 3 मिनट। और मैं कहा वही आपकी उंगली एक दरवाजे के अंदर आई हुई है और जिसको हेल्प भी आया उसने 3 घंटे बाद आना है, तो वो 3 घंटे कैसे लगेंगे? कहता सर 30 साल। तो मैं कहा यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि चीजें कम और छोटी होती हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन।
अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कि आप चीजों को देखते कैसे। और इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें, आपको पता है कि जो मिराज का सफर है उसको साबित किया कि जो आप स्पीड चीज की बढ़ाते चले जाएं, टाइम कम होता चला जाता है। एक गाड़ी है 100 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है और एक फासला जो है 1 घंटे में तय करती है। अगर स्पीड 200 कर दे तो कितनी देर में तय करेगी? 400 कर दें। स्पीड बढ़ाते जाए तो टाइम कम होता जाएगा। आप इतनी स्पीड बढ़ा दें कि टाइम जो है 1 सेकंड पे आ जाए, उससे डबल कर दें तो स्पीड से टाइम कम होता चला जाता है। और वहां पे भी मामला सारा टाइम का ही था। और आपको पता ना कि रोशनी की तो फिर स्पीड और नूर की तो स्पीड होती कुछ और है। तो फिर इसलिए कुंडी हिलती रह गई, पानी बेहतर रह गया, बिस्तर गर्म हो गया और सब कुछ तय भी पा गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने उसकी सदाकत साबित की है कि चीजों के रेफरेंस को किसी और हिसाब से देखा जाता होता है। ठीक है जी। अब ये थोड़ी सी बिजी स्लाइड लेकिन बड़ी ही मजेदार और जबरदस्त स्लाइड है कि जब ग्लूकोज कम होता है तो उसके बाद ग्लूकागॉन रिलीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है ग्लूकागॉन से आपकी बॉडी की ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन में शुरू होती है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है और ब्लड लेवल हाई शुगर में हो जाते हैं। राइट। जब ब्लड लेवल ज्यादा हाई हो जाए, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन, सर्कुलेटरी इंसुलिन ज्यादा हो जाती है। इंसुलिन ज्यादा होती है तो या तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज चला जाता है और या फिर ये है कि मेटाबॉलिक एनर्जी, फैट सिंथेसिस और ग्लाइकोजन स्टोरेज शुरू हो जाती है और जिससे ब्लड शुगर लेवल लो हो जाती है। ये हमारी बॉडी में फिनोमेना चलते ही जा रहे हैं। ना हमने इसके लिए कुछ पे किया है, ना इसके लिए हमने कुछ दिया है। अभी हम सारे खाना खा के आए हैं, हमारी शुगर लेवल बड़ी कोशिश कर रही है, अगर जो डायबिटिक्स नहीं है, कि मैं 180 से ऊपर जाऊं। लेकिन अगर आपका पैंक्रियाज ठीक है तो जो मर्जी खा लें, कतलम्मे खा के आ जाएं, रस्से खा के आ जाएं, जलेबियां खा के आ जाएं, आपकी बॉडी उसको 180 से ऊपर नहीं जाने देती। बिकॉज इंसुलिन के रैपिड मिसाइल भी पड़े हुए हैं, प्रो इंसुलिन भी पड़ी हुई है, प्री प्रो इंसुलिन भी पड़ी हुई है। जो ही शुगर लेवल बढ़नी शुरू होती है तो आपका रैपिड फायर शुरू हो जाता है और विद इन 5 मिनट्स। आपको पता ना कि इंसुलिन की हाफ लाइफ सिर्फ 5 मिनट है और 5 मिनट में उसको सेल्स के अंदर भेज के डिग्रेड हो जाती है। फिर अगर बड़ा हुआ तो उसके बाद प्रो प्रो इंसुलिन वो जल्दी से कन्वर्ट इंसुलिन होती है। अल्लाह का ऐसा जबरदस्त मजबूत निजाम चल रहा है कि हमें इसके लिए कुछ पे नहीं किया हुआ। इकबाल ने इसीलिए कहा था, उसकी शेर मुझे डायबिटीज या डॉक्टर बनने के बाद समझ आई, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अल्लाह बंदे से कह रहे हैं कि अपने अपने वजूद में गौर कर लो ना, अपने मन में कि मेरे बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, ग्लूकागॉन, ग्लूकोनियोजेंसिस, मैंने कुछ दिया उसके लिए? कौन है जो सिला रहा है? मैंने तो सिर्फ लोड ही डाल दिया ग्लूको उसके ऊपर, पैंक्रियाज। लेकिन वो सिस्टम अभी ये सारे चली जा रहे हैं। तो मैं क्यों ना कहूं अब ये अलाई अभी को मत कज़िबान। ठीक है ना जी। जो भी बातें करेंगे रेफरेंस के साथ करेंगे, ऑक्सफोर्ड इनमें से भी कुछ रेफरेंस हमने लिए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि 7 रिस्क फैक्टर्स हैं, 7 बड़े ग्रुप्स हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं। उनमें से सबसे पहले दवाइयां हैं। सिर्फ आपकी शुगर लो करने वाली दवाइयां ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी और दवाइयां, जैसे बीटा ब्लॉकर्स अगर आप ज्यादा ले लें, क्यूनिन ले लें, क्यूनोलोन्स ले लें, क्यूनोलोन्स भी ब्लड शुगर को लो करते हैं। लिहाजा वो पेशेंट्स अगर जिनको आपने कभी नोविडेल लिख के दे दी, कभी मॉक्सी लिख के दे दी, कभी कुछ लिख के दे दिया और साथ वो डायबिटिक्स भी ले रहे हैं, तो अगर कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिक चल जा रहे हैं तो रिव्यू करेंगे दवाई तो इसने कोई साथ ऐड कर दी। बीटा ब्लॉकर आपके सिंपैथेटिक इफेक्ट को भी तो मास्क करते ही करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस को मार, लेकिन ब्लड शुगर लेवल भी निस्बतन लो करेंगे। क्यों? बिकॉज ये सिंपैथोलिटिक्स हैं, एपिनेफ्रिन के लेवल को कम करते हैं। एपिनेफ्रिन ने शुगर ग्लूकागॉन को रिलीज करवा के शुगर बढ़ानी होती है। जब वो नहीं होगा तो फिर शुगर लेवल लो हो जाएगा। लिहाजा दवाइयां भी हैं जो कुछ करती हैं। दवाइयों का ग्रुप दूसरा, रीनल फेलियर। डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है 14 साल तो शुगर है ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ इंसुलिन ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं पैंती। ਉਹਦੇ ਲਈ मुकाम शुक्र ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ फिक्र पै ਜਾਂਦੀ। क्यों भला? कि अब इसके गुर्दे खराब होना शुरू हो गए, क्रिएटिनिन करवाते हैं तो यूरिया 110 होता है, क्रिएटिनिन 3-4 के करीब फिर रही होती है और मरीज को कुछ भी नहीं होता। लेकिन बेसिकली जीरो आपकी इंसुलिन कभी भी नहीं होती सारे टाइप 1 के। जितने भी हमारे टाइप 2 के होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इंसुलिन हमेशा चल रही होती है। जब रीनल फेलियर स्टार्ट होता है तो फिर वही इंसुलिन आपकी शुगर के लिए काफी हो जाती है। लिहाजा वो पेशेंट की शुगर का भी कंट्रोल नहीं है। अब अगर उनको शुगर बगैर दवाइयों का कंट्रोल शुरू हो जाए तो ये मुकाम शुगर नहीं है, मुकाम फिक्र है।
बिलाल साहब, ये मुकाम है कि रीनल फेलियर शुरू हो गया, तो उनका क्रिएटिनिन, इसलिए यूरिया क्रिएटिनिन करवाना और उससे पहले माइक्रो एल्यूरिया करवाते रहना ये बहुत जरूरी है, ताकि बात को शुरू होने से पहले किया जाए। उसके बाद हेपेटिक फेलियर है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है वो ग्लाइकोजन और ने बढ़ाना है, और अगर लिवर ही आपका खराब है, सिरोटिक लिवर है, सीएलडी का केस कर रहा है, ठीक है, फिर आपको जो दो दवाइयां दे रहे हैं वो थोड़ी दवाई भी ज्यादा काम कर जाएगी और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। लिहाजा पेशेंट का लिवर का स्टेटस भी देखते रहना बड़ा जरूरी है। एंडोक्राइनोपैथी हमारे पास मरीज कम कम ही आते हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ग्लूकागॉन डेफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ डिजीज कैन आल्सो लीड टू। पांचवा, पॉइजनिंग। शराब पीने वाले लोगों में अक्सर जो डेथ की एक वजह है वो ये होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया होती है। प्रोपेरानोलोल उन्होंने देखे लहदा से पॉइजनिंग में लिख दिया, दवाइयों में नहीं लिखा, लेकिन ओवरडोज इसकी ले लेना, इसमें भी जो डेथ होगी ब्लड प्रेशर कम होने से ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया से होती है। सैलिसिलेट्स, ये जितने भी आपके एस्पिरिन वगैरह हैं, दे ऑल लीड टू द इनहिबिट द ग्लूकोनेजेंसिस एंड कॉज द हाइपोग्लाइसीमिया। ट्यूमर्स खास तौर पे आपके कार्सिनॉइड ट्यूमर हो गए और बहुत सारे ल्यूकेमियाज, लिम्फोमास और इंसुलिनोमास हो गए, दे कैन लीड टू द हाइपोग्लाइसीमिया इवन विदाउट द डायबिटीज। हमने ये नहीं समझना कि शुगर लो सिर्फ शुगर वालों में होती है, उसके अलावा भी हो सकती है। और सातवां, ऑटोइम्यून डिजीज। ये बड़ी ही दिलचस्प स्लाइड है और बड़ी पैराडॉक्सिकल किस्म की बात है इसमें आपके जो रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं और इंसुलिन लाइक एंटीबॉडीज, इंसुलिन लाइक एक ऑटोइम्यून डिजीज हुई, एंटीबॉडीज बनी और इंसुलिन के रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं एज ए इंसुलिन, तो उससे क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। तो एंटीबॉडी जहां भी बने उसका जनरली इलाज ये होता है कि हमें स्टीरॉइड दे रहे होते हैं। लिहाजा इस जो शुगर लो होती है इसमें आप स्टीरॉइड देंगे, ब्लड शुगर लेवल न शुरू हो जाएगी। और इस तरह एक है एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज, ये इंसुलिन के अगेंस्ट आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। जो इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं वो इंसुलिन को खाना शुरू कर देती है, ठीक है। अब अगर उसको फिर बॉडी में इंसुलिन लो होती है, पैंक्रियाज को सेंस जाती है कि बॉडी में इंसुलिन लो हो गई है, वो इसको रीबाउंड के तौर पे और भेजता है इंसुलिन। और अगर उस वक्त आपने खाना नहीं खाया हुआ, वो वाले इंसुलिन अब जो है ना आपकी शुगर को लो कर देती है। लिहाजा अगर कुछ और समझ ना आ रही हो तो इन पेशेंट में दो एंटीबॉडी जरूर करवा लें, एंटी इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज और एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज। और इनका फिर जो हल और इलाज है वो फिर स्टीरॉइड से करना होता है। और एंटीबॉडीज का हमें पता है, कुछ फिजिशियन जो रूमेटोलॉजी में इंटरेस्टेड है डील करते हैं, जब भी आपको ऑटोइम्यून और रूमेटोलॉजिकल डिजीज का पता चले ना, तो जो पहला टेस्ट होता है वो ANA होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। मतलब SLE है, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, शॉगरेन सिंड्रोम है, ये वो हैं जो बीमारियां ऑटोइम्यून कहलाती हैं। इनमें सबसे पहले आप ANA करवाते हैं। अगर ANA पॉजिटिव है तो ऑटोइम्यून डिजीज होंगी, अगर जनरली ANA नेगेटिव है तो नहीं होगी। तो आप ANA करवाएं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर आप ये 300-400-500 रुपए का टेस्ट होता है, तो फिर आप उन पेशेंट्स में और कोई कॉज नहीं मिल रही, दवाइयां रूल आउट कर ली, इंसुलिन में रूल आउट कर लिया, तो फिर आप उनके अंदर ये रिसेप्टर एंटीबॉडी करा के देखें, तो ये भी हाइपोग्लाइसीमिया कर सकते हैं। अब इंसुलिनोमा की जरा सी मुख्तसर सी बात कर लें। इंसुलिनोमा बेसिकली ट्यूमर है किस चीज का? पैंक्रियाज के बीटा सेल्स का। और ये इसमें हाँ इंसुलिन शुगर, डॉक्टर मैं खा भी लूं कितना भी पेट भर के, कितना भी पेट भर के खा लूं, शुगर मेरी एकदम लो हो जाती है। तो आपको ये सोचना चाहिए, आप इंसुलिन लेवल करवा के देखें, सिंपल, बहुत हाई आएंगे। अल्ट्रासाउंड एंडो जो होता है ना, इसोफेजियल अल्ट्रासाउंड कराना है, EUS, उसमें अल्ट्रासाउंड करवा के देखें तो आपको ट्यूमर पड़ा हुआ नजर आता है, जस्ट लाइक दिस। ये एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड है, ये वाला, कि इसके अंदर ये ना ट्यूमर पड़ा हुआ नजर आता है। और फिर MRI आप जब करवा के देखते हो तो MRI रिपोर्ट देता है कि पैंक्रियाज में ये ट्यूमर पड़ा हुआ है। तो ये एंडोब्रोंकियल भी करा सकते हैं और एंडो इसोफेजियल भी करवा सकते हैं, EUS या EBUS। बेसिकली स्पेशल अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा के ब्रोंकोस्कोप करते हुए या गैस्ट्रोस्कोपी करते हुए, जब हम उसके करीब पहुंचते हैं तो वहां से जरा पकड़ना आसान है, और उसके साथ अल्ट्रासाउंड की प्रोब लगी होती है। ये जनरली आपका जो ट्रांसथैसिक या ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, जनरली उससे नहीं पकड़ा जाता। MRI करवा के फिर देख ले, उसमें जब आ जाता है तो फिर आपने करना क्या है? यून्यूक्लिएशन। कैसा कि अमूमन बिनाइन होते हैं, 80% से ज्यादा बिनाइन होते हैं मैसेज के, तो आप इनको सिंपल निकाल दें, लेकिन रीअक्ररेंस हो सकती है आफ्टर 10 ईयर 6% पीपल में।
ठीक है जी। अब सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? वेरी सीवियर टू सूडो हाइपोग्लाइसीमिया। सीवियर सिम्टम्स क्या है कि जब किसी बंदा बेहोश और मदहोश हो, जब किसी को उठा के ले जाना पड़े, दीज आर द सीवियर सिम्टम्स। सिम्टोमेटिक क्या है कि उसको कुछ सिम्टम आना शुरू हो जाए, शुगर 70 से कम है या 60 से कम है। एसिम्प्टोमेटिक 70 से कम है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रोबेबल ये है कि सिम्टम आना शुरू हो गए लेकिन आप चेक नहीं कर सके। और सूडो हाइपोग्लाइसीमिया में अभी बात करता हूँ कि टिपिकल सिम्टम प्लाज्मा ग्लूकोज लेकिन 100 है, 110 है। ठीक, ये सूडो हाइपोग्लाइसीमिया जैसे पार्टली उन्होंने कहा है। एक ये भी सूडो हाइपोग्लाइसीमिया है। और आगे बात करते हैं, एक है डेड इन बेड। डेड इन बेड वाला क्या सीन है कि मूवमेंट टाइप 1 के लोगों के अंदर जब शुगर लेवल लो होना शुरू हो टाइप 1 में 30 मिलीग्राम, तो उसकी वजह से उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अमूमी तौर पे जिसका शुगर लेवल लो हो ना, तो उसकी 5, 6, 7, 8 घंटे तक डेथ नहीं होती। घर वालों को पता चलता उठ नहीं रहा, सेरिब्रल नॉक्सिया, सेरिब्रल डैमेज तो हो सकता है, ठीक है ना, 8 घंटे बाद भी, लेकिन डेथ नहीं होगी 7-8 घंटे तक। लेकिन बात का होता है कि शुगर लेवल लो हुआ तो उसे अरिथमिया स्टार्ट हो गया। जब अरिथमिया स्टार्ट हो सडन कार्डियक ब्लॉक का, तो विद इन 1, डॉक्टर साहब अभी तो ठीक थे, जाके सुते ने तो सुते, तो लिहाजा वो जो कॉज बनती है सडन कार्डियक अरेस्ट की, वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। क्या होता है? और वो सोते सोते अगर वो फौत हो गए ना, तो उसको कहेंगे डेड इन बेड बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। और ये अमूमी तौर पे टाइप 1 के लोगों में ज्यादा होता है। अब एक साइड हाइपोग्लाइसीमिया ये होता है कि आपके ना पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, पेरिफेरी पे ब्लड कम पहुंच रहा है, यहाँ पे आपने शुगर चेक की तो वो 30 आ गई। जैसे आपने कभी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के मरीज देखे होंगे, सिस्टेमिक वो बड़ी सख्त हुई होती है, कैल्शियम जमा होता है उनके अंदर, कैल्शियम जमा होता है, तो वहां पे जब आप ब्लड पहुंचता नहीं है, कैपिलरीज भी बड़ी डैमेज हुई होती हैं, शुगर लेवल उनमें लो आता है, लेकिन मरीज चेक करो 115 है, 120 है। तो दिस इज द सूडो हाइपोग्लाइसीमिया इन ए ट्रू सेंस कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में या शॉक में, एक पेशेंट शॉक में है और उसका ब्लड प्रेशर ही बड़ा लो है, पेरिफेरी कोल्ड है, शुगर चेक करेंगे थोड़ी आएगी, ज्यादा ब्लड लेके करेंगे वो पूरी आएगी। दिस इज द सूडो हाइपोग्लाइसीमिया। लिहाजा बेहतर ऐसी हालत में ठीक है, ये भी होता है, 90% में ये ठीक होता है। लेकिन अगर कभी आपको थोड़ा सा शॉक का, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का डाउट पड़े, तो आपने ज्यादा ब्लड लेके वीनस सैंपल से करना। अब सिम्टम्स में जनरल सिम्टम्स हैं, दैट इज हेडेक एंड नोजिया, और न्यूरोग्लाइपेनिक सिम्टम्स हैं, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, स्पीच डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स हैं, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, शेकिंग और हंगर। ये सारी इकट्ठी एक ही वक्त में चल रही होती हैं जब होता है। ठीक है, तो जनरल में, न्यूरोग्लाइपेनिक में और ऑटोनॉमिक में। ऑटोनॉमिक में कि जो आपके सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके सिम्टम्स लेके आती है। दिस इज द डिफरेंस। और ये हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट फौरन बड़ी जल्दी पहचाना जाता है, मरीज को भी खुद पता लग जाता है मेरी शुगर लो हो रही है, और डॉक्टर को भी पता चल जाता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया का अवेयरनेस क्या होती है कि वो पेशेंट 50% और टाइप 1 पेशेंट जिनको एक लंबा अरसा हो गया और शुगर हुए, आपकी एपिनेफ्रीन है बेसिकली, जब आपकी शुगर लेवल लो होता है तो आपकी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन रिलीज होते हैं, जिससे आपको पसीना आता है, पाइलोरेक्शन आती है, धड़कन तेज हो जाती है और आपको पता लगता है शुगर होना लो शुरू हो गई। लेकिन इनको जितना लंबा अरसा हो जाए तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है। उनको क्या हो जाती है? बिकॉज आपके जो ऑटोनोमिक नर्व है वो भी शुगर डैमेज कर देती है, तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से आपकी नर्व, आपको जो थरथली पड़नी है वो नहीं पड़ती, बिकॉज आपको थरथली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डालनी, तो जब वो नहीं डलती तो आपको जो है ना वो शुगर के लो होने का पता ही नहीं चलता। और इसका जो ताल्लुक है डायबिटीज की ड्यूरेशन के साथ बहुत ज्यादा, या खास तौर पे उन लोगों में भी ज्यादा है जिनको मल्टीपल इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हो। जिनको मल्टीपल इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे होते हैं उनके अंदर भी एपिनेफ्रीन जो है ना वो मुस्तकिल दबी रहती है, और फिर एकदम टाइम ऐसा आता है 2-3 साल बाद कि वो जब रिलीज उसने होना होता है वो रिलीज ही नहीं होती, बिकॉज उस इंसुलिन ने इतना दबाया हुआ है। ठीक है ना जी। तो उस वजह से भी या डायबिटिक्स में लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर, और जिनको मल्टीपल इंजेक्शन लग रहे हैं तो उनके अंदर ऐसा हो जाता है। अब एक होता है इसमें गोल्ड स्कोर हाइपोग्लाइसीमिया को असेस करने का। आप मरीज से खुद पूछें कि यार तुम्हें अगर शुगर लो होती है और तुम्हें पता चल ही जाता है या बिल्कुल ही नहीं पता चलता, अपने आप को 1 से लेकर 7 तक नंबर दो। शुगर का डॉक्टर साहब जब शुगर लो होती है मुझे अहम पता लगता है और मेरे को मीठी चीज खा लेना, तो उसका 1 नंबर है।
और अगर कह रही मैं तो डॉक्टर साहब 2 दफा बेहोश हो चुका, मुझे पता नहीं चलता कि मैं शुगर लो होने लगी है, तो दूसरे ही बताते हैं, उठा के लेके जाते हैं, तो फिर 7 नंबर है। मरीज खुद अपने आप को देता है। लिहाजा अगर उसके स्कोर 1 to 2 हैं, इसका मतलब उसकी अवेयरनेस लेवल गुड है। 3 से 4 हैं तो बॉर्डर लाइन, और अबव 4 हैं तो उसका मतलब है कि उसका जो है वो इम्पेयर्ड अवेयरनेस है। लिहाजा आप गोल्ड स्कोर से मरीज को असेस कर लें, जिसका जब पहली दफा हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आता है, और अगर उसका स्कोर 4 से ज्यादा बन रहा है तो उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ना, और खास तौर पे दवाइयों के बाद बड़ी ही एहतियात करनी है। अब डायग्नोसिस क्या है? नो डाउट के सिम्टम आपको ग्लाइकोपेनिक प्लस जो है न्यूरोजेनिक सिम्टम आपको बता देती है हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन कभी कभी एक होता है कि किताबी डायग्नोसिस में बेसिकली कि आप लेबल करना है कि इसको हाइपोग्लाइसीमिया होता भी नहीं है, उसको आपने 72 घंटे तक कोई मीठी चीज नहीं देनी, मरीज तैयार करके आना है, उसका शुगर लेवल अभी चेक करना है, ठीक है, और जितना उसका शुगर लेवल आता है उसके बाद उसको देना है 0 कैलोरिक जूस या 0 कैलोरी फूड। मसलन खीरे खा लो, खीरियां का जूस पी लो, मूलियां का जूस पी लो, कई लोग पालक का सार सब जूस पीते हैं। जो 0 कैलोरी फूड है ना, वो अभी सब क्रेडिट तो हो जाता है कि जिन्होंने ये टॉपिक शामिल किया। नहीं, उसकी वजह बहुत सारी वजूहत है। आज ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ कि शुगर वधी होगी तो दवाइयां तो घटाओ इनू। आज हम बात कर रहे हैं वही कि जो मरीज को हुई है, अब इनकी तो दवाई इसमें एक भी नहीं चलनी। अगर डायनिल मार्केट से खत्म हुई है, ग्लिबिनक्लामाइड खत्म हुई है, ग्लिमिप्राइड जा रही है, सल्फोनिलुरिया खत्म हो रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। कार्डिक इशू तो कुछ है ही है थोड़े, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया वो बड़ा पैदा करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस वजह से ये बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे मरीजों का जिनका शुगर की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, लेकिन आपको शक पड़ रहा हो कि कुछ और बीमारी चल रही है और हाइपोग्लाइसीमिया इसको है भी कि नहीं, उनमें ये 72 आवर वाला टेस्ट करते हैं कि उनको आप भूखा रखते हैं और फिर ये 0 कैलोरी पिलाते हैं, और उनकी फिर शुगर ना वक्तन वक्तन हर 3-3 घंटे बाद चेक करते हैं, हर 3-3 घंटे बाद। और अब आपने उसकी चेक करते जाना, कम होती जाए, कम होती जाए, कम होती जाए। अब खत्म कब करनी है? टेस्ट एंड पॉइंट्स एंड ड्यूरेशन, या तो प्लाज्मा ग्लूकोज उसका 45 से नीचे चला जाए 72 घंटों में, 3 दिनों में, तो आपने फिर ये टेस्ट रोक देना है, ठीक है? नॉर्मली क्योंकि हमारी थ्योरी ये कहती है, जैसे मैंने कहा कि 7 दिनों तक बंदे को शुगर लो होने से नहीं फौत होना चाहिए, इन्होंने 3 दिन का कट ऑफ पॉइंट रखा है। अगर आपका लीवर तगड़ा है, आपके अगर बाकी ऑर्गेनिज्म तगड़े हैं, आप कुछ भी ना खाएं, तो आपकी शुगर को 45 से नीचे नहीं जाना चाहिए किसी हालत में, क्योंकि आपका लीवर अगर ठीक है तो शुगर बनाता है, हार्मोन ठीक है शुगर। तो आप जो है चेक करते रहें, शुगर अगर 45 से नीचे चली गई है तो ट्रू हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी है, तब बंद कर दें। या पेशेंट को टिपिकल सिम्टम्स न्यूरोग्लाइकेमिक या दूसरे सिम्टम आना शुरू हो गए हैं, बावजूद 0 कैलोरी पीने के, तब बंद कर दें। या 72 आवर्स पास हो गए और अब इसकी शुगर लेवल लो नहीं हुई, तो तब ये वाला टेस्ट बंद कर दें। और उसके बाद दरमियान में जो है ना, आपने उसका ग्लूकागॉन लेवल भी चेक करना है और सल्फोनिल यूरियाज लेवल भी उसने चेक करने हैं, भले से उसने दवाई खाई हो या गलती से किसी चीज में मिला के खा ली हो, इसमें ये लेवल भी कहा जाता है। और फिर जो उसके टेस्ट करने हैं वो वाले हैं ये कि अगर पेशेंट की आपने इंसुलिन लेवल देखने हैं, सी पेप्टाइड लेवल देखने हैं, प्रो इंसुलिन लेवल देखने हैं, सल्फर यूरिया चेक कर रहे हैं, और इंसुलिन एंटीबॉडीज आपने चेक करनी है जब उसको हाइपोग्लाइसीमिया आ जाए। और अगर नहीं आता तो फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया का मरीज ही नहीं है। अगर उसके इंसुलिन लेवल भी हाई है लेकिन सी पेप्टाइड और प्रो इंसुलिन लेवल कम है, तो जो हाइपोग्लाइसीमिया एक्सोजेनस इंसुलिन से हुआ। अगर उसके इंसुलिन लेवल हाई है, सी पेप्टाइड लेवल हाई है, प्रो इंसुलिन लेवल हाई है, तो ये बेसिकली इंसुलिनोमा है, ये जो हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है।
अगर उसके ये तीनों चीजें हाई हैं और सल्फर यूरिया लेवल भी आ गए हैं बॉडी में, तो उस हाइपोग्लाइसीमिया की काज सल्फर यूरियाज है। ठीक है, अगर ऑटो एंटीबॉडीज आपने करवाई है वो पॉजिटिव आ गई है तो ऑब्वियसली ऑटो एंटीबॉडीज है। लिहाजा ये उन पेशेंट्स में कि जिनको आपको डाउट हो कि कोई दवाई तो नहीं इसने ले ली या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जिसकी वजह से आप ये टेस्ट करवाते हैं। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, वो भूख हड़ताल डॉक्टर साहब उसमें वो सामान ही खा पी रहे होते हैं। वो जो भूख हड़ताल होती है ना, वो बिल्कुल भूख नहीं होते कि बिल्कुल नहीं खाते। उनके अंदर थोड़े बहुत जो वो जूस वो चल रहे होते हैं, वो कोई हबीब ज्यादा जैसे कोई घट ही होंगे ने ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। नहीं, वो आपके शुगर लेवल ही हैं, शुगर लेवल कभी भी उनके जीरो नहीं होंगे। और कोई टेस्ट नहीं है कि आप उसका कुछ कर से देखें, या फिर है कि गैस्ट्रोस्कोपी करके देखो स्टमक पे कुछ। लेकिन वो जो बैठे होते हैं ना, उनके साथ ठीक की चाय भी चल रही होती है, एक अद्धा केक रस भी चल रहा होता है, लेकिन वो लामती तौर पे दिखाने के लिए ना भी ये खाने वाली चीज कोई नहीं खाते। अब ट्रीटमेंट क्या है? ओरल रिप्लेसमेंट इज द बेस्ट के 30 अगर अगर फर्स्ट ग्रेड हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो सोडा कोई क्रैकर या जूसेस ले लें। ठीक है जी। या फिर यह है कि हमारे पास 50 ग्राम जो है वो तो अवेलेबल नहीं होता, 25 मिलीग्राम का जो कहते हैं जिसको 2 इंजेक्शन लगा दें, राइट। और उसके बाद एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर वो एक पेशेंट है वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहा है, उससे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, तो वो ज्यादा लंबा और खतरनाक होता है बनिस्बत इंसुलिन वाला हाइपोग्लाइसीमिया के। आपके पास एक मरीज जो इंसुलिन वाला है, वो लो शुगर के पास आ गया, आप उसको मीठा कुछ खिला दें और अगले के 2-3 घंटे तक जूस लेते रहो थोड़ा थोड़ा करके और उसको घर भेज दें। लेकिन अगर सल्फोनिल यूरिया वाले हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आया है, तो आपने उसको उठा के एक टीका लगा के या खिला पिला के घर नहीं भेजना, उसको एडमिट करना है हॉस्पिटल में अगले 48 घंटे के लिए। बिकॉज उनका जो पीक लेवल है या उनकी हाफ लाइफ है ना, अगले 48 घंटे तक चलती है। वो मरीज फिर बेहोश हो जाएगा, आप फिर उठा के टीका लगा के बिठाएंगे फिर बेहोश हो जाएगा। लिहाजा सल्फोनिल यूरिया वाले जो पेशेंट बेहोश होते हैं या शुगर लो, उनको एडमिट करके और नेक्स्ट 48 आवर्स ऑब्जर्व करते हैं और उनको 5% डेक्सट्रोज या 10% डेक्सट्रोज वाटर मुसलसल लगा के रखते हैं। दूसरा जो एक मार्केट में चीज अवेलेबल है कि आपने उनको ग्लूकागॉन का इंजेक्शन दें। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या है, क्या दें? ग्लूकागॉन का इंजेक्शन। ग्लूकागॉन का क्योंकि जो आप आईवी ग्लूकोज देते हैं ना, वो फौरन खत्म हो जाता है विद इन 1 आवर, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। तो मार्केटिंग में मिलते हैं ग्लूकागॉन के इंजेक्शन, और ये बहुत महंगा नहीं है। और ये जो वो लोग प्योरली डायबिटीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उनके क्लिनिक पे होना चाहिए। इसकी मार्केट में कितनी कीमत है बिलाल पाकिस्तान में? 2000। ठीक है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन हम जो है शक्कर, गुड़, चीनी, गुड़ और कैंडीज वगैरह खुराक लो के ठीक कर लेते हैं, 25% एक्सोज लगा के ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा ऑक्ट्रियाइड has been used for the treatment of sulfonylureas of hypoglycemia, administered subcutaneously। ऑक्ट्राइड क्या चीज है बेसिकली? ये सैंडोस्टैटिन, वार्टिस वालों का इंजेक्शन है। ये बेसिकली बहुत सारे ना कार्सिनोइड ट्यूमर में दिया जाता है। ये जितनी भी आपके हार्मोन की सिक्रीशन है उनको कम करेगा, उनको कम करेगा। और ये बेसिकली लॉन्ग एक्टिंग स्पॉन्डिलोइड वर्क्स बाय इनहिबिटिंग इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पैंक्रियास, thus preventing persistent hypoglycemia। ये जो इंसुलिनोमा मुस्तकिल इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है ना जी, तो उस ट्यूमर को रोकने के लिए जब तक उसकी सर्जरी नहीं होती तो आप उसमें सैंडोस्टैटिन दे के रखते हैं। और उसकी वजह से फिर डोज इसकी क्या है? 50 to 100 माइक्रोग्राम और रिपीट एवरी 6 आवर्ली। और ये हम बेसिकली यूज करते हैं वाटरी डायरिया और बहुत सारे कार्सिनोइड ट्यूमर में या वेजोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड ट्यूमर्स के अंदर। अच्छा, अब उसमें अल्कोहलिक्स में गोरा जो है ना, गोरा जब उसके पास हाइपोग्लाइसीमिया का मरीज आता है ना, उसको अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 25% या 50% ग्लूकोज देंगे तो उनमें ब्रेन के अंदर कैफलोपैथी होने का बड़ा डर होता है। तो वो साथ कहते हैं कि B1 का जो इंजेक्शन है ना, हर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को अलॉन्ग विद द ग्लूकोज आपने जरूर देना, थायामीन इंजेक्शन। कौन सा? थायामीन, विटामिन B1। No hypoglycemia should be treated along with the
ग्लूकोज इंजेक्शन विदाउट थायामिन। और ये ACLS के प्रोटोकॉल में भी शामिल है। ये जो हम ACLS का कोर्स करवाते हैं ना, जब अगर हाइपोग्लाइसीमिया, आपको पता ना कि दुनिया में जितने भी लोगों की डेथ हुई है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, अभी शेख जायद की इमरजेंसी में अल्लाह माफ करे जो भी कोई फौत हुआ होगा, वो 6H और 6T's की वजह से डेथ होती है। 6H और 6T, जितने भी लोग मरे हैं। 6H से मुराद हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपो एंड हाइपरकलीमिया, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस, और एक और है। और टी में अगर शामिल कर ले थ्रोम्बोसिस, कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस या सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। टी से ट्रॉमा, टी से टॉक्सिन, और एक H जो हाइपोवोलीमिया भी है, हाइपोवोलीमिया, ठीक है, हाइपोक्सिया। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनोलॉजी में जेन से निकल गया। हमारे यहाँ तो जाती है हिपोक्सिया से, हाइपोक्सिया, ठीक है ना। और टी वाले जो हैं वो यही हैं, थ्रोम्बोसिस, कॉर्नरी, पल्मोनरी, सेरिब्रल, और टॉक्सिन्स, ट्रॉमा, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, और टेम्पोनेट, कार्डिक टेम्पोनेट। अब आप किसी भी वजह से देख लें, अब जो सलाब में लोग मरे हैं उनमें से कौन सी कॉज बनी? हाइपोक्सिया। पानी उनके अंदर गया, एल्विलाई पानी से भर गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, दे डाइड। जो बम धमाके में फौत होते हैं वो क्या रीजन होती है? ट्रॉमा एंड हाइपोवोलीमिया, ब्लड लॉस। हमारे इमरजेंसी कार्डिक पल्मोनोलॉजी की इमरजेंसी में लोग फौत हो रहे हैं, पहले हाइपोक्सिया होता है, ना ट्रीट हो तो फिर हाइड्रोजन आयन, टाइप 2 फेलियर में जाते हैं, हाइड्रोजन आयन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हाइपोक्सिया में आप ऑक्सीजन और स्टीरॉइड दें, और टाइप 2 में आप बाईपैप मशीन या वेंट पे डालें, नहीं करते तो फौत हो जाते हैं। और अल्टीमेटली ये 6H और 6T जाके हार्ट पे इफेक्ट करते हैं लाजमी, और हार्ट में फिर एरिथमिया चलाते हैं। 4 में से कोई एक एरिथमिया चलता है, जिनमें 2 में शॉक देना होता है, 2 में शॉक नहीं देना। अगर एसिस्टली चल रही है या आपका पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है तो शॉक नहीं देना, सिंपल एपिनेफ्रीन और CPR, एपिनेफ्रीन और CPR, ये BLS का प्रोटोकॉल है, अगर BLS की हमने वर्कशॉप की है तो। और दूसरा जो है VFib चलता है या VTAG चलता है, और उसमें शॉक देने हैं, और उधर से कॉज ठीक करें आप। हमारे बहुत सारे टेंशन न्यूमोथोरैक्स का मरीज, न्यूमोथोरैक्स हुआ और मरीज को एरिथमिया स्टार्ट हो गया, हमारे PGs हैं, डॉक्टर्स हैं, एकदम उधर से शॉक दिया, साथ ही ट्यूब डाल दी विद इन 10 मिनट्स, और मरीज बच जाता है। ना होवे तो लाजमी डेथ है, क्योंकि दोनों चीजें खतरनाक है, न्यूमोथोरैक्स भी, और उसने फिर हार्ट पे इफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा सा अगर टेक्निकली बंदा अलर्ट हो और इमरजेंसी मेडिसिन को समझता हो तो हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फर्ज करें इंसुलिन की वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया था और आपने ठीक कर दिया, तो हमारा जेहन में होता है कि अगले 2-3 दिन या 2-3 खुराक इंसुलिन ना दबो। नहीं 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 नहीं, अगर आपका उसका इंसुलिन वाला है और वो ठीक हो गया तो आप डोज बेशक हाफ कर दें, लेकिन अगले डोज का ओमिट नहीं आपने इंसुलिन करनी, बिकॉज उसकी वजह से जो रीबाउंड तौर पे स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। लिहाजा नेवर ओमिट दी, डोज थोड़ी चेंज कर दें। अब नॉन डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया में जो हमने बात कर ली थी कि जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर ऑटोम्यून है तो आपने उसमें इलाज फिर स्टीरॉयड है। इलाज क्या है? स्टीरॉयड है। इसी तरह हेपेटिक और रीनल डिजीज की वजह से है, या कार्डिक फेलियर है, तो आप अंडरलाइंग डिजीज को ठीक करें तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया ठीक होगा। अब हम दोहराते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। पैथोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमारे जहन में है कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो बॉडी क्या करती है? सार साहब, ग्लूकागॉन रिलीज होता है, उसके बाद ग्लूकोज स्टार्ट होती है। 7 ग्रुप्स कॉजेज में हमें पता है क्या क्या? ड्रग्स हैं, और इंसुलिनोमा है, रीनल डिजीज है, हेपेटिक डिजीज है, एंडोक्राइन पैथीज हैं। और इंसुलिनोमा की ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोज कैसे करते हैं इंसुलिनोमा? क्यों जी? MRI एंड एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। और ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी निकाल दें। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, वेरी सीवियर और सूडो हाइपोग्लाइसीमिया, ये वाली बात कर ली है। डेड इन बेड क्या है? डेड इन बेड, हाँ जी, कार्डिक अरेस्ट से पेशेंट की डेथ हो गई। जो टिपिकल हाइपोग्लाइसीमिया वाली सिम्टम है, लंबे से 4-5 घंटे चलनी, वो नहीं आती उनमें। और सूडो हाइपोग्लाइसीमिया ये क्या है?
शुगर अंदर ठीक होती है लेकिन पेरिफेरी आपको कम आती है। ऑटोनॉमिक वर्सेस ग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स। ऑटोनॉमिक सिम्टम कौन सी है? तो पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, हंगर है, वो सारी ऑटोनॉमिक है। गोल्ड स्कोर हाइपोग्लाइसीमिया का क्या है? पेशेंट्स की अवेयरनेस को चेक करने का बेसिस स्कोर है। और एक पल्मोनोलॉजी में भी गोल्ड स्कोर है, गोल्ड क्लासिफिकेशन, पता है किसी को? वेरी गुड। सीओपीडी की सीरियरिटी देखने के लिए गोल्ड क्लासिफिकेशन। और 72 आवर प्रोटोकॉल हाइपोग्लाइसीमिया में क्या है कि डाइट डायग्नोज करने के लिए ट्रूली इसको है भी कि नहीं है, और फिर उसको करते हैं। और ये हाँ भूखा रखते हैं उसे, और उसके शुगर लेवल चेक करते रहते हैं। एक फिट आदमी में 72 घंटों में भी शुगर 45 से नीचे नहीं जानी चाहिए। और अगर उसको भूख ज्यादा लगे तो आप नॉन कैलोरी जूस, नॉन कैलोरी चीजें खिला सकते हैं, पेट भर सकते हैं उसका, जिसमें 0 शुगर होती है। अगर एक तो बंदे की तो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो तो एक एवरेज 2000 कैलोरीज है पर डे की। लेकिन अगर आप ओबीज हो तो उसकी 10% कम है, 1600 या वो कर दें। और अगर अंडर वेट है तो फिर आप 2500 तक कर सकते हैं। अगर आपका जॉब ऐसी है जिसमें आपको एक्सर्शन ज्यादा करनी पड़ती है तो आप 500 और बढ़ा सकते हो। और ये भी हमें पता होनी चाहिए कि एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है, एक खजूर में कितनी होती है, एक कोका कोला की बोतल कितनी होती है। ये भी पता होना चाहिए कि एक जैसी चीजें, फर्स्ट और 100 ग्राम की चीजें डिफरेंट पड़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा कैलोरीज किसमें होती है? शाबाश। सबसे ज्यादा कैलोरीज बादाम के अंदर होती है। 100 ग्राम के अंदर 700 कैलोरीज हैं। ये जितने भी नट्स है ना वो भी 450 है। जितने भी नट्स है ना, ड्राई फ्रूट, उनकी कैलोरी वैल्यू बहुत हाई है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये कौन सा? लेकिन जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये वाली चीजें ये हाई करती हैं। अब एक रोटी में कितनी होती है? 100 ग्राम के पेड़े वाली रोटी की 120 to 150। एक खजूर में कितनी होती? एक खजूर में 70 कैलोरी। हाँ ठीक कह रहे हैं। हजरत इकबाल हकीम ने कहा था, शुगर सी उन्होंने, हजरत को अंब की इजाजत, अंब का शौक से उन्होंने कहना चलो एक खा लिया करो। तो देखा कुछ 1.5 किलो का एक ही अंब खान डया सन। जो आजकल नहीं फजरी आ रहा है, ठीक है ना जी। और थायामीन और सोमेटोस्टेटिन हाइपोज, इसका हमने देख लिया और पढ़ लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोग्लाइसीमिया एंड होप। थैंक यू वेरी मच। जी 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 जी। टीबी में ये हमारे स्पेशलिस्ट, मैं इसलिए आज लेके आया हूँ जमील साहब को। ये बताएंगे टीबी और अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट जा मुंडा कितों आ गया? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वी वेलकम जी डॉक्टर सईद अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैमिली फिजिशियन। वो आए हैं जी, वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए रिक्वेस्ट की थी उनको, तो इसलिए वो ज़रा लेट हो गए। तो एनीवे आज का लेक्चर आपकी तालियां बजाएंगी कि माशाल्लाह कितना अच्छा था। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू डॉक्टर ज़हीर अख्तर। ज़हीर साहब, आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, हमारे एक बड़े अच्छे मेंबर हैं और बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, और उनकी तबीयत ज़रा नासाज रहती है, इस वजह से वो आते नहीं हैं या आ नहीं सकते हैं। लेकिन मैं उनका एक कॉम्प्लीमेंट पढ़ के सुना देता हूँ आपको, आपके लिए, है बिल्कुल एक्यूरेट। As always, superb quality pearls of wisdom and knowledge being dispersed and hammered in adorable, simplified way, Professor Zahir Akhtar's specific manner, scientific artistry at its best. ये इंग्लिश का स्लूब बता रहा है कि आजम खान साहब है। जी बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त, तो माशाल्लाह। अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत दे। जी उनके लिए बल्कि दुआ भी कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन डॉक्टर ज़हीर, हमारा जो है वो जूम से रिलेटेड है, बाकी फिर इंशाल्लाह हम ऑडियंस से लेते हैं। कि आपकी एक स्लाइड थी जिसमें डेड इन बेड, हाँ, उसमें डेड इन बेड इन अनडिस्टर्ब्ड बेड, हाँ, एक साफ वर्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय अनडिस्टर्ब्ड बेड?
यस, अनडिस्टर्ब में कि बंदा बिल्कुल लेटा ना सीधा, और सीधे लेटे लेटे ही उसकी हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ और वहीं पे डेथ हो गई। लेकिन एक होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब ये फर्क समझ लें, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कभी भी मरीज की डेथ विद इन सेकेंड नहीं होती। उसको चेस्ट पेन होती है और वो इधर पासे मारता है, कभी इधर, टॉसेस ऑन द बेड, राइट, जिसकी वजह से वो पता चलता है कि ये तकलीफ में गया है। लेकिन अगर बिल्कुल काम एंड नीडल लेता है और शीट आपकी बिल्कुल सीधी है और मरीज सीधा सीधा ही फौत हो गया, दिस द टिपिकल एंड ट्रू वर्ड फॉर द डेड इन बेड, कि जिसका सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। और इसको कोई मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं हुआ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हुआ, ठीक है ना। वो एम्बोलिज्म और वो इंफार्क्शन वो होती है जो आपको मिनट्स टू आवर्स देती है कोई तंग होने में, और फिर पेशेंट को तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है, हो सकता है वॉमिटिंग हो सकता है बहुत ज्यादा पसीना आए, हो सकता है कि वो बेड के ऊपर टॉस करे जिसकी वजह से चादर पे सरवटे पड़ जाएं। तो इसका ये मतलब है कि बिल्कुल नीट क्लीन पे होएगा और सडन कार्डिक अरेस्ट होगी। जी जी जी, उसमें भी यही है, लेकिन उसमें आपको ना न्यूट्रोपेनिक सिम्टम्स आती हैं। ये जो उसकी वाली ठंडा पसीना आएगा लेकिन बगैर चेस्ट पेन के आएगा। उसमें बाकी सिम्टम सारी होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, लेकिन सिर्फ पेन नहीं होती। पेशेंट को एकदम घबराहट शुरू हो गई है और पसीना, और बाकी लोग भी बैठे देख रहे हैं समथिंग गोइंग, और साथ डिसीजन स्टार्ट हो गया और फिर आधे घंटे में वो फर्ज करें कोलैप्स कर गया। तो दैट इज द बेसिकली के पेनलेस जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट में जो होता है। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर भाई। आज हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं कि जो हमारे जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट हैं वो भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो किसी भी क्वेश्चन को टेकअप कर सकते हैं सही सर के साथ साथ। तो अब क्वेश्चन हम ऑडियंस से प्लीज़ हैंड रेज कीजिएगा और वन बाय वन, और कोशिश कीजिएगा कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों और हम डिबेट में ना जाएं। तो एनी क्वेश्चंस? जी डॉक्टर। बिल्कुल, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। और ये बड़ा फेवरेट पॉइंट है हमारा कि हमारे बॉडी के ना 3 बड़े ऑर्गन हैं जिनको इंसुलिन चाहिए होती है अपना ग्लूकोज कम करने के लिए। एक लिवर है, एक मसल्स और फैट है। बाकी जो वाइटल ऑर्गन है ना, वाइटल सेल्स हैं, अल्लाह का शुक्र ये है कि उनको इंसुलिन नहीं चाहिए। तो बगैर इंसुलिन के इस्तेमाल, ब्रेन सेल्स में इंसुलिन नहीं चाहिए, कार्डिक मसल्स में इंसुलिन नहीं चाहिए, रीनल सेल्स को इंसुलिन नहीं चाहिए, एपिथेलियल जीआईटी के सेल्स को इंसुलिन नहीं चाहिए, आरबीसी को इंसुलिन नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे जो बड़े ऑर्गन हैं वो हैं। अब इनमें से मसल एक ऐसा ऑर्गन है कि जो दोनों हालतों में गुजारता है कि अगर ये रेस्ट कंडीशन में तो इसको इंसुलिन चाहिए, अगर ये एक्सरसाइज कर रहा है ना तो इसको इंसुलिन चाहिए। बगैर एक्सरसाइज इंसुलिन के ग्लूकोज को यूटिलाइज करना शुरू कर सकता है। अब जब एक बंदा एक्सरसाइज में जाता है और ऑलरेडी उसकी शुगर बॉर्डर लाइन पे फिर रही है और उसने कोई डायबिटिक और उसने कोई चीज नहीं खाई, तो उसका ग्लूकोज लेवल लो होना शुरू हो जाएगा। और आधे घंटे की स्टर्नर एक्सरसाइज जनरली 100 to 150 मिलीग्राम शुगर लेवल लो करती है। स्टर्नर एक्सरसाइज में बात कर, और अगर ऑलरेडी उसकी वो फिर रही थी 100 120 पे और उसने 60 भी कम कर दिया तो वो 50 भी तो आगे वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा। लिहाजा जनरली जो हम डायबिटिक्स को एडवाइस करते हैं ना, एक तो स्टर्नस एक्सरसाइज से एडवाइस वो करें और दूसरा कि शुगर लेवल फ्रीक्वेंट अपने देखते हैं। बिल्कुल ये हाइपोग्लाइसीमिया को एग्जीजरेट कर सकती है एक्सरसाइज। स्पेशल प्रोसेस चाहिए कि वो पहले बेसिकली अपना एक रनिंग पहले करने के बाद देखते हैं, शुगर पहले चेक करते हैं, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद देखते हैं उनके शुगर के कितना इफेक्ट होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी दवाइयों को, डाइट को और एक्सरसाइज प्लान को मॉडिफाई करते हैं। ऑब्वियसली अगर तो उनके जो रिस्पॉन्स है ना आपके एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का रिस्पॉन्स, इवन डायबिटिक में भी रिस्पॉन्स खत्म तो नहीं ना होता। अगर वो बहुत पूरा हुआ है, लॉन्ग ड्यूरेशन की डायबिटीज है, तो फिर उनको जो है शुरू में डाइट अपनी ज्यादा बेहतर करनी पड़ती है। लेकिन वरना जनरली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एंटी इंसुलिन हार्मोन बॉडी को संभाल लेते हैं, और उनका एक फायदा ये होता है कि शुगर लेवल उठा के रखते हैं, बढ़ा के रखते हैं, वो लो नहीं होने देते। लेकिन अगर एक डायबिटिक ऐसे करेंगे तो उनके अंदर इम्कान होता है, लिहाजा वो अपनी पहले वाली बिफोर द एक्सरसाइज दवाइयों को और डाइट को एडजस्ट करते हैं। और आपको पता ना कि 2 बड़े नाम
एक खिलाड़ी और एक अदाकारा, जिनको मैं जानता हूँ, दे वर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक। और दूसरा जेबा मुख्तियार, जेबा मुख्तियार। ठीक है जी, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? बिल्कुल सही है। एनी अदर क्वेश्चन? आप पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर? डायबिटिक पेशेंट है वो, जिस तरह एक साहब ने फरमाया बिल्कुल सही है, हम भी इनके शागिर्दों में से हैं। इसमें यह है कि अगर आप 20 स्टेप्स चलते हैं ना तो 1 ग्राम आपकी शुगर कंज्यूम होगी। उसके बाद अगर डायबिटिक हैं तो जब आपको एग्जर्शन फील हो, अब सांस चढ़े, आपका हार्ट रेट जो है 120 से अबव चला जाए, देन यू हैव टू स्टॉप। अब वहाँ रुक जाए, क्योंकि जो ये तो बात है कि हर दफा तो बंदा शुगर चेक नहीं करता, ग्लूकोमीटर साथ लेके नहीं चलता। ट्रेडमिल टेस्ट में भी कर लें आप, उसमें भी ये सारी चीजें जो है उसको कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। आप अगर आपने करनी भी है ना तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, ताकि आपका वो जो है फटीग लेवल उस तक ना जाए कि जिसपे आपको कोई खुदा न हादसा हो जाए। तो इसको इस तरह करके आप समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। वैसे भी अगर जो डायबिटिक हैं उनको एक्सरसाइज करनी है तो बेहतर ये है कि कभी कभार चेक करें। बिफोर यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करके देख लें कि कोई ऐसा चक्कर तो नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा लो है तो आप कुछ खा के स्टार्ट कर लें एक्सरसाइज, इंस्टेड के आप बाद में थोड़ा गिर पड़े ट्रैक के ऊपर। और ये जो है वो जो बात कर रहे हैं वो बात सही कर रहे हैं कि मतलब ये कि जो हमारी एज के हिसाब से वो 120 माइनस एज का जो आता है फिगर, उसका 80% जो है वो इससे ज़्यादा हार्ट रेट नहीं पड़ना चाहिए एक्सरसाइज में, वरना फिर आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम आ जाए, फिर रिदमियास आ जाएंगे। वो कई दफ़ा सुनते हैं ना कि वर्जिश करके आए उसके बाद पहुँच हो गए, यही वजह होती है उसकी। असल में दो चीजें ऐसी हैं जो कंजेंटली चल रही होती हैं और बाद में पता नहीं चलता। एक होता है कंजेंटल क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, कभी उन्होंने इसी की जिंदगी में करवाई नहीं होती, और उनका जो क्यूटी है ना, क्यूटी वो ज्यादा होता है बिकॉज जो आपकी वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन है वो क्यूटी को जो करती है। नॉर्मली ये जो है ना, दो बिग स्केयर तक, क्यू से लेके एंड ऑफ टी वेव तक 2 बिग स्केयर होने चाहिए, 400 मिली सेकेंड बनते हैं। लेकिन अगर किसी की ये क्यूटी जो है वो 2.5 बिग स्केयर से ज्यादा है, 450 से ज्यादा है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ऐसा मरीज है जिसकी क्यूटी प्रोलॉन्ग है। लिहाजा ये बंदा जब भी एक्सरसाइज करेगा, ज्यादा एक्सरसाइज या ऐसी दवाइयां लेगा जो क्यूटी प्रोलॉन्ग करती हैं और बहुत कॉमनली यूज होती हैं, उनमें से आपके क्यूनोलोन्स हैं, मॉक्सीगेट, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीगेट ना कहो, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन या मैक्रोलाइड्स, क्लेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। और हमारे अक्सर जो है ना, गलती से हमने लीवो भी लिखी होती है और क्लेथ्रो भी इकट्ठी लिखी होती है, ये कभी इकट्ठे नहीं देनी। एंटी हिस्टामिन है, एंटी साइकोटिक्स हैं, ठीक है ना जी। ये और डोमपेरिडोन जिसकी वजह से कम होगी, ये मोटिलियम, ये जो है ना आपकी क्यूटी प्रोलॉन्ग, और ऑलरेडी वो मरीज को क्यूटी का प्रॉब्लम था और ये 7 दवाइयां उसने कुछ अरसे ले ली, तो उसकी डेथ श्योर शॉट है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, ये पेशेंट पास का जो सडन खिलाड़ियों में होता है ना, हुक्म चल रहा होता है अंदर, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वो कोई सिम्टम नहीं देती, लेकिन कभी उन्होंने ईसीजी एको करवाई नहीं। और जब वो एक्सरसाइज में आना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहली दफा में हो जाए, वो किसी वक्त भी सडन आउटफ्लो ब्लॉक होता है और डेथ हो जाती है। लिहाजा जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं वो कम से कम, जो उनकी अकेडमीज हैं, वो उनकी कार्डिक असेसमेंट एक दफा जरूर करवाते हैं शुरू में, ठीक है ना जी, जिसमें ईसीजी और एको होती है, और अगर वो नॉर्मल है तो देन दे अलाउ इट। उसमें यह है कि अगर तो उनकी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी और तगड़ी या फ्रीक्वेंट हो रही है, तो उसमें उनके लिए कोई आपकी आईडीएफ की या आईडीए की गाइडलाइन ये नहीं कि ज्यादा लेवल पर नॉर्मल रखें। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि, और वो वही है जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये प्रॉपर मॉनिटरिंग या प्रॉपर चेकिंग जरा एक मुश्किल काम है, तो उसमें अगर हम 10 to 20 मिलीग्राम ऑफ डेसीलीटर जो है वो थोड़ा ज्यादा भी रख लेना, कि कल को अगर इनको कोई इशू बनता है और थोड़ा डाउन भी चला जाए,
तो वो खैर होती है। लेकिन मुस्तकिल हाई रखना ये सोचते हुए कि लीवर का मरीज है तो चले खैर 150 अगर फास्टिंग भी है और 200 सवा 200 वो चल भी रही है और ऐसे कई महीने चलते हैं, तो उसने वही नुकसान देना जो किसी भी मरीज को देते हैं। आप थोड़ा सा तो कर सकते हैं लेकिन शुड नॉट बी परमानेंटली। यस, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो खैर ये है कि आपकी जो मॉडिफिकेशन होती है ना डोज की भी और डाइट की भी, वो डेफिनेटली होती है कि वो चूंकि आपकी एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप अक्सर लोग देखेंगे कहेंगे अल्लाह का शुक्र होते मेरी दवाइयाँ छूट गई जब मैं उम्रे पे गया या हज पे गया। वहीं उसकी एक वजह ये है कि वो ज़ाहिर है बहुत ज्यादा चलते हैं और फिर एक रूहानियत का, मैं तो सबसे ज्यादा रूहानियत का असर कहूँगा कि नो डाउट कि आपके हर बंदे का ना एक एक ये पैराफिलिया साथ चल रहा होता है अल्लाह की तरफ से। पैरा का जो सिस्टम है ना, पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं हर बंदे के साथ। हम ये थोड़ा कि हमने खाना खाया तो भूख ने हमें ताकतवर बनाया कि हमारी भूख खत्म हुई है तो हम ताकतवर हुए। जो बंदा ये सोचता है तो शिरक है ये। तो रोटी खाती है तो उन्हें जाके एटीपी अंदर बनाई और उसकी वजह से मुझे ताकत मिली, मेरा जिस्म बड़ा हो रहा है। कतन भी नहीं, कतन भी नहीं। ये अल्लाह का एक सिस्टम है, निजाम है कि अल्लाह ने उसको सबब इख्तियार कर दिया। दो बंदे हैं, दोनों को एक जैसी बशीर साहब बीमारी है, दोनों को एक जैसी दवाई देते हैं, एक मर जाता है दूसरा बच जाता है। हम क्या दवाई को क्रेडिट दें, दवाई को बुरा? बिल्कुल भी नहीं। दवाई अंदर जाके पूछती है कि अल्लाह की करा, रहमत बनूं या अजाब बनूं? ठीक है कि नहीं? तो लिहाजा हमने असबाब जरूर इख्तियार करने हैं, असबाब जरूर इख्तियार करने हैं, लेकिन उनका ताल्लुक अल्लाह से खुद भी ईमान के तौर पर जोड़ें। यकीन रखें कि या अल्लाह ये नहीं करना है, और मरीज का भी यकीन बनाए कि दवाई करके खा के अल्लाह से मांगा करो। तो लिहाजा जो बात आपने कही थी कि वो जो एक सिस्टम एक पैरेलल चल रहे होते हैं, जब हज पे बंदा जाता है तो उनको ठीक करके रखते हैं। लेकिन एज ए साइंटिस्ट फिजिकल फिनोमिना देखें तो उसकी चूंकि एक्सेस बढ़ जाती है, लिहाजा डोजेज क्या उसकी बंद हो जाती है, कम हो जाती है, और लिहाजा चेकिंग हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंट वहां पे जाके करता रहे। पेशेंट को बिफोर रमज़ान जो गाइडलाइन में आया है वो ये होता है कि रमज़ान से पहले 1 महीना पहले यस, उसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अगर उसने रोज़े रखे हैं तो उसकी इंसुलिन कितनी कम ज़्यादा करनी है, ओरल किस तरह उसको चेंज करनी है, इंसुलिन किस वक्त ज़्यादा लेनी है, तो ये बाकायदा होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट हमारे पास आता नहीं है। लेकिन एक बात जो आप कर सकते हैं अगर आपकी जहाँ कहीं भी आपकी दस्तरस है वो ये है कि जहाँ कहीं भी ये हज से पहले ना ये एक कोर्सेज कराती हैं, बहुत सारी कंपनीज भी कराती हैं, मस्जिदों में भी कराते हैं, कई जगहों पे जाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से ये उन कोर्सेज में ज़बरदस्ती घुस जाता हूँ। तो उनको यही हम बात बताते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को किस तरह ठीक रखना है, अपने जो है लिपिड प्रोफाइल्स को किस तरह ठीक रखना है, ब्लड प्रेशर को किस तरह ठीक कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले ये है कि 1 महीना 2 महीना पहले आप अपने नियरेस्ट पार्क में जाके आप अपनी वॉक की एक्सरसाइज करें, चलने की एक्सरसाइज करें। उनको इस तरफ माइल करेंगे ना तो उनके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी या कोई ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ हमारे पास आते हैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर, इतना लंबा पर्चा जी ये दवाइयों को लिख दो, हमने वहां से स्टैंप करवा के ले जानी है। सही बात। तो ये इसके साथ साथ अगर हम ये सर्विसेज भी दें और फीस भी अल्लाह दें तो मेरा ख्याल है अल्लाह का जो है हमें भी जो है अल्लाह की तरफ से नेकी में शामिल हो जाएंगे। तो ये ज़रूर आप गाइड करें, जो भी हाजी जा रहा हो, आपका रिश्तेदार जानने वाला डायबिटिक है नहीं भी है, सिंपल अगर ओबीस भी है तो उसको भी ज़रूर गाइड करें। बहुत शुक्रिया। एनी अदर क्वेश्चन जी? कोई भी क्वेश्चन ऑडियंस में से? हाइपोक्सिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकलीमिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपो एंड हाइपरवोलीमिया, हाइपरकलीमिया और एच आइंस यानी हाइपर कैपनिया या एसिडोसिस जो होता है। जी एनी अदर क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन? टी रह गया ना, टी उन्होंने थ्रोम्बोसिस, जिसमें कार्डिक थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस है। ये दो गिनने हैं अपने दो। और दूसरा है टॉक्सिन्स, ट्रामा, टेंशन, नीमोथोरेक्स। जी ये क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर इसको वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं जी।
मैं गेट्स फार्मा का शुक्रिया अदा करते हुए बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें एफर्ट्स भी दी हैं और पूरा कोर्स लेके चल रहे हैं ये लोग। दूसरा, हमें ये जो वेन्यू है, डॉक्टर जमील मान बैठे हैं हमारे पास शेख ज़ैद से, ये उनकी कागजों से हमें ये मतलब ऑडिटोरियम भी मिल जाए, ये मिला हुआ है ताकि हम अपनी इस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकें, और बड़ा ठंडा सा माहौल है। तो थैंक यू डॉक्टर जमील और थैंक यू गेट्स। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर आशीष से कहूँगा कि वो अपने इस प्रेजेंटेशन के मतलब कोई अपने जो हैं वो राय दें। One of the finest presentations ever heard by Professor Zahir, और इनकी प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत एजुकेशनल होती है और मालूमाती होती है। मेरे ख्याल में कोई भी, अब खुद बता रहे थे कि हज़ारों प्रेजेंटेशन उनके लैपटॉप में पड़ी हैं और ये पहली दफ़ा उन्होंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया और इतनी उम्दा, तो मैं खुद हैरान हूँ। मुझे भी आता ही खैर कुछ नहीं है, लेकिन जो सुन के मुझे इतनी ज़बरदस्त नॉलेज में इजाफा हुआ है, थैंक यू वेरी मच, बहुत आला जी। हमारे नेक्स्ट पैनल एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद जमील, काइंडली अपना रिमार्क्स दीजिएगा प्रेजेंटेशन पे। इतना अच्छी तरीके से बता देने के लिए मुझे याद नहीं कर दूसरा उनके किरण के बारे में सर यस, तो लेटेंट टीबी का एक टेस्ट है। अगर सादे लफ्ज़ों में ये कहेंगे इट इज एन इक्विवेलेंट टेस्ट टू अमाउंट ऑफ टेस्ट, तो मुझे ज्यादा ये स्पेसिफिक है टीबी के क्वांटिफेरम या टी स्पॉट है। ये जिससे हमारा इसका मैकेनिज्म वही है जैसे जिस अमाउंट हमारा होता है कि एंटीबॉडी सेल के रिएक्शन शुरू हो जाता है वो इस तरह है। तो ये हम करते हैं सीरम में। अमाउंट जो है वो हमारा स्किन टेस्ट होता है। दोनों में फर्क ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जहाँ हमें ऐसे बॉर्डर लाइन पे चले जाते हैं जहाँ माइक्रोबैक्टीरियम अदर देन फीचर्स हों, तो उसमें हम इस बॉर्डर पर चले जाते हैं। लेकिन आजकल जैसे हमारा एक वो टीबी का डायग्नोस्टिक टेस्ट जो बनता जा रहा है, इसकी कोई डायग्नोस्टिक इट इज जस्ट कैरियर को डिटेक्ट करते हैं। तो वो जगह थैंक यू डॉक्टर जमील। एक दो छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स हैं जो उसके बाद मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। एक तो हमारी जो फ्लड रिलीफ टीम्स हैं वो जा रही हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि सिंध तक। डॉक्टर तारिक मियाँ आज एक टीम को लीड करते हुए आज मेरे ख्याल में 3 दिन के बाद आज वापस आएंगे डेरा इस्माइल खान से। आज एक टीम गई है सक्खर खैरपुर में सिंध में, और मज़ीद टीमें भी आगे लाइन अप हैं। तो कोई भी वॉलंटियर करना चाहें तो वो हमें आसिफ यहाँ खड़े हैं उनको नाम लिखवा दें या हमारे ऑफिस में नाम लिखवा दें। तो कोई भी वॉलंटियर करना चाहें नेक्स्ट टीम्स के लिए, तो 3 दिन के लिए वो टीम जाती है और चौथे दिन वापस आ जाती है। 2, 27, 28, 29, 30 अक्टूबर अगले माह फैमिली कॉन भी सर पे है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। www.familycon.info हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो सकती हैं। और बाकी उसकी तमाम डिटेल जितनी भी है कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड वो सारी familycon.info हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उसके लिए भी तैयारी करें कि हमने फैमिलीकॉन में शिरकत करनी है सब में इंशाल्लाह। तो मैं आखिर में डॉक्टर ज़हीर का शुक्रिया अदा करने और कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PFP डॉक्टर सईद अहमद प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये यकीन है कि आज का लेक्चर भी स्टेट ऑफ द आर्ट होगा और सब ऑडियंस को पसंद आया होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ये आज को पता है कि आज के दिन वो चिल्म है तो जुलूस आज सड़क पे निकला हुआ है, उस वजह से मैं को तकरीबन 1 घंटे से सड़क पे स्टक था। सॉरी मैं टाइम पे नहीं आ सका। तो मैं मेरे कम्प्लीमेंट्स, मेरी दिली दुआएं और आपकी तरक्की के लिए और आपके ज़ोर बयां में इसी तरह इजाफा होता रहे।
गेट्स फार्मा का, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के तमाम मेम्बरान्स का, प्लस भट्टी साहब का और इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने हमें यहाँ तक पढ़ना लिखना बैठना उठना सिखाया है। और साथ जो ये काम जिस तरह भट्टी साहब ने भी जिक्र किया सैलाब के लिए या किसी भी डिज़ास्टर के लिए, हमें ये एग्जाज जाता है कि पाकिस्तान की सबसे ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, इसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से 2005 से जब जल्जला आया था कश्मीर में, तो वहाँ हमारी तकरीबन हमारे लोग 2-2 महीने रहे थे सारा कुछ छोड़ के। उस वक्त से लेकर जहाँ कहीं भी कोई डिजास्टर आता है, हमारे लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं, हमारे मेंबर्स, हमारे लोग फिजिकली भी वहाँ जाते हैं। उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, लीड डॉक्टर्स भी शामिल हैं। आज जो टीम तारक साहब के साथ गई उसमें 2 लीड डॉक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 4 लीड डॉक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ ये है कि उनके बच्चे भी, यंग बच्चे हैं ना, बच्चियां हैं, वो भी एंथुजियास्टिकली वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। वो क्योंकि ये एक सोशल वर्क है, ये एक अपनी, ये किसी के लिए नहीं है, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जमील साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये यहाँ बैठने का ठंडी जगह पे इन्होंने वसीला बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much जी, thank you so much। We conclude this session।